चलिए, आपका जो टॉपिक है एलीट क्लास, यही है ना? एलीट क्लास, ठीक। इसको अगर हम देखें तो एलीट क्लास थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ पब्लिक है, ठीक, यानी मीन्स जनता का शासन, ठीक। लेकिन एलीट क्लास की थियरी लगभग 1960-70 के बीच में आती है यूएस में। मोस्का है, मिचेल्स हैं, सी राइट मिल्स है, कार्लहाइम है, और पेरेटो हैं, विल्फ्रेड पेरेटो। अब एलीट क्लास है क्या कि एलीट क्लास सोसाइटी की बात करता है, सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड करता है। पेरेटो का विचार है एलीट क्लास और दूसरा नॉन एलीट, ठीक। अब एलीट है क्या? ये सोसाइटी, मान लो ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी का जो अपर लेवल है, ये वाला लेवल, ये है एलीट ऑफ द सोसाइटी, ठीक। ये भी एक तरीके से अगर देखें तो 25 to 30% है, और ये जो है मेजोरिटी है, नॉन एलीट, ठीक। यानी मीन्स दूध ही पर एग्जाम्पल है, मैं प्रूफ कर रहा हूं। दूध को लो, गर्म करो, तो क्या होगा? तो जो छाली, ऊपर वाला छाली है, वह एलीट है, उस मिल्क का एलीट है, अपर लेयर ऑफ द मिल्क। समझ रहे हो कि नहीं? वह एलीट, वही एलीट है। तो सोसाइटी में, किसी भी, हर सोसाइटी में, जितनी भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एक अपर लेयर होता है, अपर लेयर होता है जो कैपेबल होता है। तो सोसाइटी का अगर हम सोसाइटी एलीट क्लास, तो इस एलीट क्लास में है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल एंड जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं सब। अब इस एलीट क्लास को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक पॉलिटिकल एलीट और दूसरा नॉन पॉलिटिकल एलीट। पॉलिटिकल एलीट यानी नॉन पॉलिटिकल एलीट में है इकोनॉमिकल है, सोशल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, एजुकेशनल है, ठीक। और पॉलिटिकल एलीट में सिर्फ पॉलिटिकल एलीट है, यानी मींस ये पॉलिटिकल एलीट जो होगा, यही पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्लियर? यही, इसी को कहता है पेरेटो, कहता है गवर्निंग बॉडी, क्लियर? अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है भाई। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम रूल ऑफ पब्लिक कहते हैं, क्या वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी है? कहां पर जनता पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है? डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। इसका मतलब कि इलेक्शन के माध्यम से जनता करती क्या है? इलेक्शन के माध्यम से जनता उन लोगों को चुनती है जिनमें शासन करने की योग्यता हो, ठीक। यानी मीन्स कि, और उन लोगों को शासन से हटाती है जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है, ठीक। तो ये गवर्निंग क्लास है, ठीक। इसी को मिचेल्स कहता है अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत, ऑलिगोक्रेसी ऑफ आयरन, क्लियर? अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत यानी मीन्स कि ये कैपेबल मिचेल्स का है, गवर्निंग क्लास जो शासन प्रक्रियाओं में भाग। अब इसी चीज को, इसी पोजीशन को अगर हम प्लेटो की थियरी में चलते हैं, प्लेटो की थियरी में,
तो प्लेटो की थियरी में फिलॉसफर किंग एज ए रूलर क्लास है, ठीक। क्यों? क्योंकि प्लेटो क्या करता है, शासन उन लोगों को करने का राइट देता है जिनमें शासन करने की योग्यता हो। तो क्या शासन करने की योग्यता अगर प्लेटो में सभी लोगों में है तो कभी भी फिलॉसफर किंग की बात करता नहीं, करता, कभी भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लेटो के समय ग्रीक में डेमोक्रेसी थी, और डेमोक्रेसी का मतलब कि रूल ऑफ पब्लिक या रूल ऑफ, तो उस रूल ऑफ पब्लिक में, उस रूल ऑफ पब्लिक की पोजीशन जो थी, उस पोजीशन में क्या पोजीशन थी? पोजीशन थी कि नॉन कैपेबल लोग शासन कर रहे थे। याद करो पूरा सिस्टम। तब कहता है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द फुलिश पर्सन, ठीक। यानी मीन्स लोकतंत्र अज्ञानी और मूर्खों का शासन है, ठीक। इसलिए प्लेटो भी कहता है, अब अज्ञानी कौन है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? अज्ञानी वह है जो लोगों के इंटरेस्ट में ना होकर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में शासन करता हो, ठीक। जो व्यक्तिगत शासन का उद्देश्य लोगों का कल्याण, टू हेल्प द पब्लिक के स्थान पर टू द हेल्प द इंडिविजुअल पर्सन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। यानी मीन्स अपने सगे संबंधी, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स। तो सोसाइटी में क्या होगी? सोसाइटी में अनइक्वलिटी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज द अनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। और जब अनइक्वलिटी इंक्रीज करेगी, अनइक्वलिटी बढ़ेगी, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में पोजीशन ये होगी कि लोगों के बीच असमानता बढ़ जाएगी। इसलिए प्लेटो फिलॉसफर किंग की बात करता है, दार्शनिक राजा की बात करता है। और दार्शनिक राजा यानी मीन्स कि प्लेटो वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर दैट इज द सपोर्टिंग ऑफ द एलीट क्लास थियरी। यानी मीन्स प्लेटो पहला राजनीतिक विचारक था जिनमें शासन करने का अधिकार सभी लोगों को नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को शासन करने का अधिकार देता है जिनमें शासन करने की योग्यता है। अब अगर प्लेटो केवल उन लोगों को शासन करने का अधिकार देता है जिसमें शासन करने की योग्यता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अगर कैपेबल पर्सन शासन करेगा, योग्य व्यक्ति शासन करेगा, तो वह योग्य व्यक्ति कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट में शासन नहीं करेगा, बल्कि सोशल इंटरेस्ट में शासन करेगा, जिससे समाज में बुराइयां नहीं आएंगी, जिससे समाज में अराजकता की उत्पन्न नहीं होगा। और जब समाज में अराजकता या बुराइयां उत्पन्न नहीं होंगी तो शासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, शासन के लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है, और शासन के हितों को पूरा किया जा सकता है। इन सभी हितों को लेकर, इन सभी स्थितियों को लेकर जो पोजीशन बन रही है, जो पोजीशन बनती है एलीट क्लास की थियरी, इसलिए कहा जाता है कि 1960 में यानी अमेरिका में जिस लोकतंत्र को लेकर जो थियरी एलीट क्लास की थियरी आई, इस थियरी का विचार तो पहले प्लेटो दे चुका है। अब इसको डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, ठीक भाई? तो मान लो इस एलिट शासन, तो ये एक ग्रुप है और ये, ठीक, ये अगर सोसाइटी है, मान लीजिए सोसाइटी, तो सोसाइटी में ये अपर लेयर है, यानी मीन्स अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी आर एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, ठीक, ये एलीट क्लास है, ठीक। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर एलीट क्लास में, कहता है एलीट क्लास को कहा जाता है कि अगर शासन लोगों के इंटरेस्ट में, यानी मीन्स कुछ ही लोग करते हैं जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं या जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि कुछ लोगों का शासन है, ठीक। तो इसे डेमोक्रेटिक कैसे कहा जाए? तो प्लेटो कहता है कि इस एलीट क्लास में, ये जो एलीट क्लास है, इस एलीट क्लास के दरवाजे को खुले रखे जाए, ठीक।
और यहां से इस सोसाइटी यानी इस जो मेजोरिटी क्लास है यहां से कैपेबल पर्सन यहां पर जाए और नॉन कैपेबल पर्सन बाहर निकले। समझ में आ रही है? यानी मीन्स कि समाज में कोई जरूरी नहीं है कि 2024 में जो एलिट क्लास है वो हमेशा एलिट बना रहेगा, नहीं। आने वाले समय में उसकी उपयोगिता या उसका महत्व कम होगा और नया एलिट क्लास या नया विशिष्ट वर्ग, तो जो नया विशिष्ट वर्ग है वह समाज में, तो उसे एलिट ग्रुप में शामिल किया जाए, और जो अब इंपॉर्टेंट लेस हो गया है उसे निकाल दे। और यही चीज है प्रेजेंट टाइम में। अगर इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो जो टॉप मोस्ट पर लीडर हैं, टॉप मोस्ट पर जो लीडर हैं, वह लीडर अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए छोटे लीडर को पनपने नहीं देते हैं। लेकिन अगर छोटा लीडर को बड़े लीडर को लगता है कि अगर हम छोटे लीडर को अगर बढ़ावा देंगे तो हो सकता है कि ये मेरा ही पत्ता काटेगा। कहने का मतलब कि एलिट क्लास की थियरी तभी डेमोक्रेटिक बनेगी जब एलिट क्लास में शामिल होने की जो स्थिति है वह खुली रहे और एलिट क्लास में जो नॉन कैपेबल पर्सन है उसको बाहर जाने का रास्ता रहे। तो हमेशा इसे कहता है सर्कुलेशन ऑफ एलिट। ठीक, इसे पेरेटो क्या नाम देता है? सर्कुलेशन ऑफ एलिट। यानी यहां से इसमें जाएगा और यहां से इससे ये आउट होगा और यहां पर क्या होगा? इन होगा। तो हमेशा जो शासन होगा, जो हमेशा शासन किया जाएगा, वो कैपेबल पर्सन के लोगों द्वारा किया जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लो। थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन और थियरी ऑफ सोशल चेंज, क्रांति का सिद्धांत या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है। अब पोजीशन क्या है यहां पर? यह है कैपिटलिस्ट सोसाइटी और यहां से सोशलिज्म, और यहां पर है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। ठीक। अब क्वेश्चन खड़ा होता है जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि क्या जरूरत थी, यानी मीन्स कि वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन, वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन, वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। क्रांति का महत्व क्यों है मार्क्स के लिए? रिवोल्यूशन ही क्यों? यही तो मेरा क्वेश्चन है कि रिवोल्यूशन ही क्यों। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि रिवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्यों मार्क्स एक्सेप्ट करता है। कहता है कि विदाउट रिवोल्यूशन देयर इज नो चेंजिंग ऑफ द कैपिटलिस्ट फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू सोशलिज्म, कि अब्सेंस ऑफ रिवोल्यूशन देयर इज नो चेंजिंग फ्रॉम द कैपिटलिस्ट टू सोशलिज्म। क्रांति की अनुपस्थिति में पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन तो यही है ना, क्यों रिवोल्यूशन को ही इंपॉर्टेंस देता है? रिवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस जो है वह डिपेंड करता है फिजिकल मैटर पर, और फिजिकल मैटर को कहता है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की बात जब मैं बात कर रहा था तो कहता है फिजिकल मैटर इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, नो फिजिकल मैटर एंड नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भले सुन लो, अगर कम्युनिज्म सोशलिज्म आएगा ही नहीं तो कम्युनिज्म आएगा कैसे? करेगा कौन? किसको क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन की जरूरत है? कैपिटलिस्ट कभी भी चाहेगा कि क्लासलेस सोसाइटी बने? कभी भी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि क्लास सोसाइटी हमेशा बनी रहे, और अगर क्लास सोसाइटी अगर हमेशा बनी रहेगी तो हमारा
इंपॉर्टेंस या हमारा जो पोजीशन है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक, इसलिए फिजिकल मैटर। अब समझना, मैं तुम्ही लोग से कहलवाऊंगा, ये फिजिकल मैटर है, ये है पॉजिटिव, ये है निगेटिव। पॉजिटिव इक्वल टू ग्रोथ, नेगेटिव इक्वल टू डिक्लाइन। और इनके बीच जो रिलेशन है ये कंट्राडिक्शन है, मीन्स अंतर विरोध है। ठीक, और इस अंतर विरोध के कारण मूवमेंट होता है फिजिकल मैटर में, मोमेंट इन फिजिकल मैटर। क्लियर? मोमेंट होता है फिजिकल मैटर में, यही है ना भाई। अगर जैसे पार्ट्स है, उसमें पानी है, नीचे से गर्म किया जा रहा है, ये भाप बन के उड़ रहा है, हाँ जार है, उसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, क्या लगा? हाँ, नीचे गैस सिलेंडर है, जिसके कारण से ये। अब बताओ, पानी को हम गर्म करेंगे, क्या तुरंत भाप बनेगा? पानी को गर्म करने के बाद क्या तुरंत जैसे ही हम उसको गैस पर रखेंगे वो तुरंत भाप बनना शुरू करेगा? नहीं। भाप कब बनेगा? पानी से भाप में परिवर्तन क्या है? यार, पानी से भाप में परिवर्तन, पानी से बर्फ में परिवर्तन, गेहूं का पौधे में परिवर्तन, ये सब क्या है? ये है एट वंस चेंजिंग, तुरंत परिवर्तन। लेकिन यहां से ये परिवर्तन तुरंत नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एट वंस चेंजिंग के लिए तो मार्क्स क्या कहता है कि जब परिवर्तन हमेशा होता है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। परिवर्तन हमें तब दिखाई पड़ता है जब कोई वस्तु अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नए स्वरूप को ग्रहण कर ले। वह तुरंत होगा। इसलिए विदाउट रिवोल्यूशन देयर इज नो एट वंस चेंजिंग। इसलिए मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था न तो केवल आर्थिक दृष्टि से बुरी है बल्कि मानवीय दृष्टि से बुरी है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बदलो, और उस बदलने के लिए उसने रिवोल्यूशन का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जिनके पास सब कुछ है वो बहुत आसानी से अपने प्रभुत्व या अपने वर्चस्व को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो क्रांति ही एक ऐसा साधन है जो उनके प्रभुत्व को छोड़ने के लिए विवश करेगा, और क्रांति ही वह साधन है जो किसी वस्तु में तुरंत परिवर्तन लाएगा। क्यों? क्रांति होगी, और किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन होता है वह एट वंस होता है। तुम बता सकते हो, आप ये बता सकते हैं कि जिस गेहूं को मैं जमीन में डालता हूं उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? कोई नहीं बता सकता है। परिवर्तन आप तब कहेंगे जब गेहूं पौधे के रूप में अंकुरित हो जाए। तो गेहूं का पौधे के रूप में परिवर्तन एट वंस है, तुरंत है। समझ रहे हो कि नहीं? गेहूं का तो क्रांति ही एक ऐसा साधन है जो समाज में तुरंत परिवर्तन लाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था केवल आर्थिक दृष्टि से बुरी नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टि। इसलिए ये क्लास स्ट्रगल है, ये क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल का मतलब कि क्लास सोसाइटी है, क्लास सोसाइटी का मतलब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन अब ये एक्सप्लॉयटेशन अपने चरम सीमा पर हुआ तो क्रांति की पोजीशन बन गई, और क्रांति की पोजीशन बन गई
तो सर्वहारा क्रांति करता है और पूंजीपति को सत्ता से हटाता है और उत्पादन के साधनों पर अपना वर्चस्व या अपना प्रभुत्व क्या कर लेता, स्थापित कर। तो उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों को हटाकर सर्वहारा का नियंत्रण, ये क्रमिक परिवर्तन होगा कि एकाएक होगा? एकाएक। और एकाएक के लिए सबसे सुटेबल टूल्स क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स क्या होगा? रिवोल्यूशन। इसलिए कहता है कि विदाउट रिवोल्यूशन देयर इज नो चेंजिंग फ्रॉम कैपिटलिस्ट टू सोशलिज्म। समझ में आई बात? यानी बिना क्रांति के पूंजीवाद से, क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट कैपेबल पर्सन है, इसलिए बिना क्रांति के जो कैपेबल पूंजीपति है वह पूंजीपति अपने प्रभुत्व या अपने वर्चस्व को छोड़ेगा नहीं। ठीक? और यह परिवर्तन एकाएक होगा और इस एकाएक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स है, क्रांति ही सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी जिसमें सर्वहारा क्रांति करेगा। और अगर सर्वहारा क्रांति करता है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में क्रांति सफल भी होगी। अब क्रांति सफल क्यों हो रही है? क्योंकि मार्क्स की रिवोल्यूशन क्या है? मार्क्स का जो रिवोल्यूशन है वह कंडीशनल रिवोल्यूशन है। मतलब समझ रहे हो? ये स्लेव सोसाइटी है, ये फ्यूडो है, ये कैपिटलिस्ट है और यहां पर सोशलिज्म है। रिवोल्यूशन यहां पर हो रहा है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। क्लास स्ट्रगल यहां पर भी है, क्लास स्ट्रगल यहां पर भी है, क्लास स्ट्रगल यहां पर भी है, एक्सप्लॉयटेशन यहां पर भी है, एक्सप्लॉयटेशन यहां पर भी है और एक्सप्लॉयटेशन यहां पर भी है। लेकिन मार्क्स यहां पर रिवोल्यूशन नहीं कराता है, यहां पर रिवोल्यूशन नहीं कराता है और कहता है कि कैपिटलिस्ट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। कहता है कि नहीं? कि मैंने जब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की बात की, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन यूएसएसआर की बात की, तो उसमें क्या कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी दो घेमों में बट गई। एक बोल्शेविक जिसका लीडर लेनिन थे और एक मोनोसोविक जिसका लीडर था कोटस्की। कोटस्की क्या कहता है? कोटस्की कहता है कि हमें रिवोल्यूशन करना है तो पहले हमें कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। यानी मींस कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बिना क्रांति सफल नहीं होगी, इसलिए हमें एक नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया जाए जिसके कारण सोवियत संघ में कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो। लेनिन क्या कहता है कि क्योंकि यूएसएसआर की सोसाइटी एक एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, अब एग्रीकल्चर सोसाइटी का मतलब कि स्लेव सिस्टम या फ्यूडो सिस्टम। मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रांति नहीं होनी चाहिए, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्रांति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेनिन क्या कहता है कि सोवियत संघ की कंडीशन रिवोल्यूशन के लिए रहे या ना रहे, हमें क्रांति करनी है। तो अगर हमें क्रांति करनी है तो उस कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन नहीं है, और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो क्रांति के सक्सेस या फेलियर होने के चांसेस दोनों बराबर रहेंगे। ठीक? अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्रांति सक्सेसफुली सक्सेस द रिवोल्यूशन होगा, और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जैसे मान लो कि तुम लोग की तैयारी अच्छी हो जाए तो एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, और अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो एग्जामिनेशन अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक? तो मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस कैपिटलिस्ट क्लास में, यानी यह कैपिटलिस्ट सिर्फ इकोनॉमिकल बेस ही नहीं है, इकोनॉमिकल ही अप्रोच नहीं, प्लस
ह्यूमनिस्टिक दृष्टि से, यानी मीन्स आर्थिक और मानवीय दोनों आधार पर बुरी है। क्योंकि अगर मानवीय आधार पर बुरी नहीं होती तो क्रांति होती ही नहीं। जैसे मैंने कल उस दिन पूछा आप लोगों से कि एक जगह एक वर्कर है, उसको 2 जगह काम करने का अवसर दिया जा रहा है। एक जगह उसे 45,000 रुपए मंथली दिया जा रहा है, लेकिन उसके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और एक जगह 25 से 30,000 दिया जा रहा है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है कि सम्मान दिया जाता है, उस वर्कर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब तुमसे पूछा मैंने कि बताओ तुम 45,000 वाले के यहाँ काम करोगे या 30,000 वाले के यहाँ काम करोगे? 30,000 वाले के हैं। क्यों? तो यहां पर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहता है आदमी, यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहता है यार पैसा कम मिल रहा है लेकिन पॉपुलैरिटी तो हो रही है। पॉपुलैरिटी इन द सेंस कि मैं जो बना रहा हूं वो मेरी क्षमता का प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्शन मेथड है वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड है। और ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, एक ही व्यक्ति एक वस्तु का निर्माण करता है। तो जब एक ही व्यक्ति एक वस्तु का निर्माण करता है तो जो वस्तु बनेगी वो कहेगा ना कि ये मेरे परिश्रम का परिणाम है। कहेगा कि नहीं कहेगा? कहेगा। तो उसको जब उसे कहता है कि ये तुम मेरे परिश्रम का परिणाम है, तब उसे आत्मसंतुष्टि होगी कि नहीं होगी? आत्मसंतुष्टि होगी। तो इस कंडीशन में कहता है यार चल पैसा कम मिल रहा है लेकिन मोरल सपोर्ट तो मिल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है कि पैसा भी कम मिल रहा है और मोरल सपोर्ट के जगह पर मोरल क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। मोरल सपोर्ट के जगह पर मोरल डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर मोरल सपोर्ट के जगह पर मोरल डिक्लाइन हो रहा है तो इस स्थिति पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी केवल इकोनॉमिकल दृष्टि से बुरी नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टि से भी क्या है, बुरी है। इसलिए अब ह्यूमनिस्टिक, जैसे तुम लोग, ठीक, तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्रांति ही क्यों, और उसके बाद भी यह पूछा जाए कि कैपिटलिस्ट स्टेज में ही क्रांति क्यों, तो आप सीधे जवाब दीजिए कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पहले उत्पादन की प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू मार्क्स ट्रेडिशनल थी। और ट्रेडिशनल उत्पादन मेथड में, ट्रेडिशनल उत्पादन मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो मेथड है वह क्या है, इंडिविजुअल है। यानी एक ही व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है। और जब एक ही वस्तु किसी वस्तु का निर्माण करता है तो वैसी स्थिति में उसे मोरल सपोर्ट मिलता है, उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस सेटिस्फेक्शन से वह चीज कहता है कि ये मेरी बनाई हुई वस्तु है। इसलिए वह इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर करता है और कहता है चल सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है और मोरल डिक्लाइन भी होता है। इसलिए दोनों दृष्टि से, दोनों स्थिति से वह व्यवस्था क्या है, बुरी है। इसलिए मार्क्स कहता है कि यह पूंजीवादी व्यवस्था न केवल आर्थिक दृष्टि से बुरी है बल्कि मानवीय दृष्टि से भी बुरी है। इसलिए इस व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके उसे क्या किया जाए, परिवर्तन किया जा सके। और उस परिवर्तन के लिए सबसे सुटेबल जो टूल्स है, जो सबसे मीन्स है, वह है रिवोल्यूशन। इसलिए कहता है कि क्रांति जरूरी है। दूसरी बात कि पूंजीपति इतने कैपेबल हैं कि वह बहुत आसानी से अपने प्रभुत्व या अपने सुपरमेसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए पूंजीपतियों को उनके प्रभुत्व या उनके वर्चस्व से हटाने के लिए क्रांति की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक।